वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम इन सेम 2019 में आया हुआ पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। देखो, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बेसिक्स थोड़े तो सॉर्टेड होने चाहिए, है ना। अगर बिल्कुल भी बेसिक सॉर्टेड नहीं है फिर तो कोई मतलब नहीं है इसे देखने का। बट अगर थोड़े भी बेसिक सॉर्टेड है ना, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप अपने मैकेनिक्स के बारे में जानते हो, यूनिट 1 और 2 के बारे में, तो इस वीडियो में कराए हुए सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं जो हर वीडियो में बोलता हूं, थोड़े से अगर प्रो हो तो 1.5x में चला लेना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है थोड़ा बोर हो सकते हो। ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं कौन कौन से हैं हमारे सामने, है ना, ताकि अगर आप डायरेक्टली किसी एक क्वेश्चन में स्विच करना चाहते हो तो वहां कर सकते हो। ठीक है ना। सबसे पहले इनसेम का जो पेपर है हमारा, वो टोटल 30 मार्क्स का होने वाला है और हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है। हमारे पास या तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है। या फिर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में से कोई एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली हमें करना है। ठीक है ना। अब हमें थोड़ा सा एक ये ध्यान देना है कि 1 वाले में 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, 1A 1B एंड 1C। फिर 2 वाले में भी 2A 2B एंड 2C ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्किंग। ठीक है। जैसे यहाँ पे 2019 में जब पहली बार 2019 पैटर्न ही है सबका, और पहली बार जब 2019 के पैटर्न में 2019 में ही यूनिवर्सिटी ने पूछा था, तो उसने कैसे पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। फिर 1B में उसने ये पूछा था। ठीक है। ये 4 मार्क्स का था, इसके पहले 1A जो था वो 6 मार्क्स का था, और फिर 1C जो था वो 5 मार्क्स का था। ठीक है। तो मतलब आप देख सकते हैं टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आपको या तो ये वाला क्वेश्चन के साथ में 1 का ए वाला पार्ट है, तो 1ABC में से ये तीनों क्वेश्चंस करना है, या फिर 2 के एबीसी करना है। ठीक है। तो 1 के एबीसी को अगर आप ध्यान से देखें तो एक रिजल्टेंट फाइंड करने का क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। सेकेंडली फिर यहाँ पे डिटरमाइन द कंपोनेंट्स, आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो फिर पैरेललोग्राम लॉ से भी इसको कर सकते हो। देखेंगे इसका सॉल्यूशन। थोड़ा सा आगे जाओगे, यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम लॉ को एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन है। ठीक है। तो 2 न्यूमेरिकल, एक थ्योरेटिकल। थोड़ा आगे जाओगे तो सेकंड वाले पार्ट में अगेन एक न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का दिया उसने। फिर सेकंड वाले के बी पार्ट में फिर वापस से 5 मार्क्स का, और फिर सेकंड वाले के सी पार्ट में वापस से 5 मार्क्स का एक थ्योरी दिया है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि 1 और 2 में दोनों में, ठीक है, 2 का ए पार्ट देखे तो न्यूमेरिकल, बी पार्ट देखे तो न्यूमेरिकल, सी पार्ट देखे तो थ्योरी। ठीक है। फर्स्ट में जाओगे, ए पार्ट देखे तो फिर, है ना, न्यूमेरिकल, बी पार्ट देखे तो फिर न्यूमेरिकल, सी पार्ट देखे तो फिर से थ्योरी। आप जानते हैं 9 न्यूमेरिकल 1 थ्योरी आने वाला है। अब ये 2019 का पेपर मैं आपको करा रहा हूं, 2020 के पेपर में भी एग्जैक्टली सेम चीज की है यूनिवर्सिटी ने, 2022 के पेपर में भी एग्जैक्टली सेम चीज की हुई है। ठीक है। फॉर्मेट काफी हद तक फिक्स रहता है, वो दोनों पेपर भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है। चलिए, 1 ABC देख लिया, 2 ABC देख लिया, 3 4 भी दिखा देता हूं ताकि पता चल जाए कौन कौन से क्वेश्चन है। थर्ड में एक क्वेश्चन पूछा उसने सेंट्रोइड का, फिर वापस से एक क्वेश्चन आ गया फ्रिक्शन का, फिर एक क्वेश्चन आ गया आपका वापस से फ्रिक्शन का, ABC। ठीक है। फोर्थ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल दिया उसने, अगेन फ्रिक्शन डाल दिया, यहाँ पे बेल्ट फ्रिक्शन डाला हुआ है, और किस्मत से यहाँ पे उसने 2 ही क्वेश्चंस पूछे हैं, दोनों थोड़े लेंथी हैं। ये 8 मार्क्स का था, और ये वाला मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, दिस वाज ऑफ टोटल 7 मार्क्स। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। 7 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था आपके पास। ठीक है। कभी कभी जब 2 क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा चीजें आसान रहती हैं, टाइम कम पड़ता है, लेकिन अगेन उसने एक लेंथी क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत हो सकती है इसको सॉल्व करने में। ठीक है ना। चलिए, इस पेपर की शुरुआत हम करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको, या तो 1 का एबीसी या करना, या 2 का एबीसी, फिर या तो थर्ड का एबीसी करना है आपको, या फिर फोर्थ का एबीसी। ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, जहां जैसा कंफर्ट हो वैसा वहां पे कर सकते हो। ठीक है। चलिए, पैटर्न वैटर्न तो थोड़ा देख चुके होंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, हाँ मैं एक एक नहीं कराऊंगा, डोंट वरी, मैं 1 2 3 4 एबीसी एबीसी सब कराने वाला हूँ। ठीक है। तो चिंता नहीं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एज शोन बिलो विद रिस्पेक्ट टू ए। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स का है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मुझे रिजल्टेंट निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। इसका मतलब मुझे रिजल्टेंट के साथ साथ उसकी पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट किस तरीके से निकलेगा आप सब जानते होंगे। यहां पर अगर मैं पहले वाले फोर्स को देखूं, ये एक वर्टिकल फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, लेकिन यहाँ जो फोर्स है वो ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है। तो आपने मेरे जितने वीडियो अब तक देखे होंगे, वो सब देख के आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि अगर मेरा फोर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है,
तो सबसे पहले हम उसको रिजॉल्व करते हैं, है ना, और उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं गाइस, ठीक है ना। चलिए, अब इसके लिए हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है थीटा की, है ना। सो अगर मैं इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लूं, ठीक है, तो ये थीटा होगा। चलिए एक काम करते हैं, ऊपर वाला थीटा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा फेमिलियर दिख रहा है। थोड़ी मैथमेटिक्स अगर आती है तो ये थीटा है तो ये वाला भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक है। तो मैंने इसको थीटा मान लिया। तो थीटा के पास वाला हमेशा कॉस कंपोनेंट, सो दिस विल बी माय 50 कॉस ऑफ थीटा, दिस विल बी माय 50 साइन ऑफ थीटा। जैसे मैंने कहा, जो प्रो लोग है 1.5x में चला लीजिए, ठीक है। बाकी मेरे साथ साथ चलिए, बाय द एंड ऑफ द वीडियो एकदम प्रो हो जाएंगे आप भी। ओके, नाउ इस थीटा को कैसे निकालें। देखो, इस थीटा को निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। आप अगर बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। अगर ये थीटा है तो एक्जैक्टली सामने परपेंडिकुलर और साथ में बेस। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, यहां से निकाल सकते हो कैलसी में, शिफ्ट टेन इनवर्स ऑफ 4/3 विच इज 53.13 डिग्रीज। वैसे अगर आप थोड़े से और मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो आप जानते होंगे इस थीटा को नहीं निकालते तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों अच्छा होता, क्योंकि यार यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे 5 होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 मीटर है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बड़ी आसानी से आ सकती है। कैसे आ सकती है, ठीक है। आप अगर सिंपली लिखते हैं यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो आप उसको 3/5 लिख सकते थे। और अगर आपसे पूछते भाई साहब साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर टू 4/5। अब ऐसा लिखने से क्या होता है ना, डायरेक्टली वैल्यूज पता चल जाती है तो फिर अच्छा हो जाता है। 50 cos थीटा क्या होता है, 50 इंटू 3/5, तो वो क्या हो जाता, व्हाट इज 50 इंटू 3/5 विच इज 30, है ना। और साइन थीटा 50 साइन थीटा इज 50 इंटू 4/5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 40, है ना। सो देखिए, कभी कभी मैथमेटिक्स काफी हेल्प कर देती है हमारी। वही चीज अगर आप इस थीटा को यहाँ पुट करोगे तो भी वही होगा। 50 इंटू कॉस ऑफ समथिंग करोगे तो अगेन 30 आएगा, 50 इंटू साइन ऑफ समथिंग करोगे तो ये भी कितना आएगा, 40 ही आने वाला है आपके सामने, ठीक है। चलिए, आपको थोड़ा सा अंदाजा मिला होगा। चाहो तो ऐसे 3 4 5 में खेल सकते हो या फिर थीटा निकाल के भी यहाँ पे पुट अप कर सकते हो, वैल्यूज निकल जाएगी। तो 40 न्यूटन लेफ्ट की तरफ है, यहाँ पे 30 न्यूटन जो है वो राइट की तरफ है, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। इन सब चीजों को जरा हटाते हैं जगह से, है ना। जो हमारा सवाल है उसके हिसाब से क्या करना है, मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है आर एक्स, ठीक है। व्हाट इज आर एक्स, आर एक्स इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे पास एक 20 न्यूटन का फोर्स है, हाँ जी लिख लेंगे, और एक 40 न्यूटन का फोर्स है लेफ्ट की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, -20 न्यूटन, ठीक है। सो आर एक्स की वैल्यू आ चुकी है। आर वाई की वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस। तो ऊपर की तरफ है मेरे पास 30 न्यूटन का फोर्स और नीचे की तरफ है वापस से 30 न्यूटन का फोर्स, तो ये हो गया मेरा कितना, 0 न्यूटन। जैसे ही आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकल जाते हैं, आप टोटल आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, कहां से आता है, ये सब निकालने गए तो खत्म हो जाएगा सेशन। इसलिए मैंने कहा जिसके बेसिक सॉर्टेड है ये सिर्फ उसके लिए है, जिसके नहीं है मेरे एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना, वहां पे सारे बेसिक्स गिवन है। 2-3 कोर्स बनाए हैं, एक 1 शॉट 4 आवर वाला कोर्स है, उसको वो लोग देख सकते हैं जिनके बेसिक्स थोड़े से टिक टाक है, या फिर वो लोग जो जल्दी से रिवीजन करना चाह रहे हैं। और नहीं तो दूसरा कोर्स है जिसमें इनसे 1 और 2 यूनिट है, पूरा पूरा कोर्स है, काफी लंबे वीडियो है, 1 नाइटर बनना चाहते हो तो उसको देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, हो गया प्रमोशन। देखो, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर करने जाओगे। आर एक्स की वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट -20 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स आती है हमें और हम टाइम वेस्ट करे बिना आर की वैल्यू लिख देंगे सिंपली, कितनी, 20 न्यूटन्स। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, हमारा रिजल्टेंट आ गया है जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन की। और इसके आने के बाद हमें बतानी पड़ती है इसकी एंगल की वैल्यू, कितने एंगल पे लग रहा है ना। फॉर्चुनेटली हम थोड़े से समझदार हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे वो थीटा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना। थीटा क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ आर वाई बाय मॉड ऑफ आर एक्स। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यार आर वाई तो मेरा ऑलरेडी 0 है ना। या चलो कर भी लोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स ऑफ 0 बाय समथिंग विच इज tan इनवर्स ऑफ 0 विच इज नथिंग बट 0 डिग्रीज। मतलब मेरा जो रिजल्टेंट है वो 0 डिग्रीज का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट की वैल्यू 20 न्यूटन होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। और कैसा हॉरिजॉन्टल, ऐसा हॉरिजॉन्टल हो सकता है क्या, नहीं, नेगेटिव है
है ना। कैसे पता चला? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ है, तो नेगेटिव दे दिया हमने इसको। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल था। नाउ इस क्वेश्चन को चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन सवाल अब ये आता है कि क्या इतने से में मुझे 6 मार्क्स मिल जाएंगे? और फिर उसने ये क्यों लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ए, बताइए आप रिजल्टेंट की वैल्यू। वो खाली इतना लिख के छोड़ देता, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फॉर सिस्टम। तो अगर वो सिर्फ इतना क्वेश्चन छोड़ता कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फॉर सिस्टम, और शायद 2 या 3 मार्क्स का छोड़ रहा होता, तो हम क्वेश्चन को यहीं तक लिख के खत्म कर देते। लेकिन उसने क्या लिखा? एज शोन विद रिस्पेक्ट टू ए, और फिर आगे 6 मार्क्स भी बताया। तो थोड़ा सा स्मार्ट निकलना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें कोई बताता नहीं है। ठीक है, तो मुझे विद रिस्पेक्ट टू ए ये भी बताना पड़ेगा कि रिजल्टेंट लगेगा कहाँ पे। ठीक है, और हम सब ये बात जानते हैं कि एक क्वेश्चन 100% वेरिग्नन थ्योरम का आता है। ठीक है, और अगर हम पलट के देखें यहाँ पे 1B और 1C को, तो यहाँ दोनों में से कहीं पे भी वेरिग्नन की बात नहीं की जा रही है। ठीक है ना। अगेन नेक्स्ट सीधे 2 सेकंड वाले क्वेश्चन में की बात की जा रही है। तो ये सब छोटे छोटे हिंट्स हमें पकड़ने पड़ते हैं, स्पेशली उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं जो थोड़ा सा टॉप करना चाह रहे हैं, अपने मार्क्स नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, सो मुझे आगे इस क्वेश्चन में बताना ही पड़ेगा कि भाई रिजल्टेंट कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, चलो वो बताने की जो प्रोसेस होती है उसको शुरू करते हैं। फिलहाल वीडियो पॉज करके इतना लिख लो, क्योंकि मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ थोड़ी जगह बनाने के लिए। ठीक है, चलिए ना अगले स्टेप में हमें क्या करना है? अगले स्टेप में हमें लोकेशन फिगर आउट करनी है कि भाई साहब रिजल्टेंट तो लगेगा, हमें पता है, ये तो बताइए कहाँ लगेगा। तो हम बस इतना जानते हैं कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, अब ये ऊपर यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, कहीं पे भी लग सकता है, लेकिन इतनी गारंटी है कि ऐसा डायरेक्शन होने की वजह से, है ना, ऐसा डायरेक्शन होने की वजह से वो कभी ना कभी इस वाई एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है हमको नहीं पता, हमने मान लिया यार ये यहाँ पर कट कर रहा है। अच्छा, दूरी कितनी है इसकी? ये जहां पे भी कट कर रहा है, लेट अस अस्यूम कि ये जो है वो एग्जैक्टली इतना दूर है आपके पॉइंट ए से। मुझे पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में ही बताना था ना, और मैं मान लेता हूँ ये डिस्टेंस कितना है, वाई मीटर का। तो मेरा जो रिजल्टेंट है आर, वो 20 न्यूटन का एक फोर्स है जो लेफ्ट की तरफ ऐड कर रहा है यहां से वाई यूनिट ऊपर। ठीक है, अब बस मुझे बताना है वाई की वैल्यू क्या है। इसको कैसे बताते हैं हम? दिस कैन बी फाउंड यूजिंग वेरिग्नन्स थ्योरम। ठीक है, सो वेरिग्नन्स भाई साहब क्या बोलते हैं जरा बताइए। वेरिग्नन्स भाई साहब ये बोलते हैं कि, क्या था, THEOR, वेरिग्नन्स भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ये बाकी के सारे फोर्सेस, ये बाकी के सारे फोर्सेस मिलके किसी एक पॉइंट के अबाउट जितना रिजल्टेंट बनाएंगे, उतना ही ये अकेला उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्रिएट करेगा। सॉरी, रिजल्टेंट बोल दिया मैंने। ये बाकी के सारे फोर्सेस मिलके किसी एक पॉइंट के अबाउट जितना मोमेंट क्रिएट करेंगे, ये अकेला ही उस पॉइंट के अबाउट उतना मोमेंट क्रिएट करेगा, है ना। सो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, मैं यहां ए को ले लेता हूं, ठीक रहेगा, अबाउट any particular point by all these forces must be equal to the moment caused by the resultant itself about my point A। ठीक है ना। ये सारे फोर्सेस मिलके पॉइंट ए के अबाउट जितना रिजल्टेंट कॉज कर रहे हैं, रिजल्टेंट अकेला उतना ही मोमेंट कॉज करेगा इस पॉइंट ए के अबाउट। ठीक है, चलो तो निकालें ये सारे फोर्सेस मिलके कितना मोमेंट कॉज कर रहे हैं पॉइंट ए के अबाउट। तो सबसे पहले तो यार ये 50 cos थीटा, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए के अबाउट है, तो ये तो 0 मोमेंट कॉज करेगा, तो ये कट गया हमारा। फिर वहीं पे इसका लाइन ऑफ एक्शन भी इसके अबाउट है, तो ये भी कट गया, है ना, ये भी मूवमेंट ए के अबाउट कुछ नहीं कॉज करेगा, है ना। फिर अगेन इसका लाइन ऑफ एक्शन भी ए के अबाउट है, तो ये भी ए के अबाउट कुछ मूवमेंट कॉज नहीं करेगा। तो कौन करेगा भाई साहब? 1 2 3 तो कट गए, ये करेगा अकेला। तो ये है 50 sin थीटा विच इज 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन का फोर्स है, और यहां से कितनी दूरी पे बताइए? 3 मीटर की दूरी पे। एक्शन कैसा है इसका? आर से एफ की तरफ, आर से एफ की तरफ मतलब एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, दैट हैज टू बी इक्वल टू मोमेंट कॉज्ड बाय द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट 20 न्यूटन का फोर्स है, वाई यूनिट की दूरी पे कॉज कर रहा है। अच्छा, कैसा एक्शन है? आर से एफ की तरफ, तो आर से एफ की तरफ जाते हैं तो क्या हो गया? एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, सो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से सिंपली वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? वाई इज इक्वल टू 6 मीटर्स। ठीक है, मीटर्स क्यों? बिकॉज हर एक डायमेंशन मुझे मीटर में दिया हुआ था। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ए से एग्जैक्टली 6 मीटर ऊपर पे आपका रिजल्टेंट लगना चाहिए। एक आखिरी स्टेप ये करनी थी आपको, करके आइएगा, बिकॉज 6 मार्क्स का सवाल है, रिस्क नहीं ले सकते। सो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए रिजल्टेंट कहां है भाई साहब? वाई एक्सेस के अलोंग एग्जैक्टली 6 मीटर ऊपर पे है। अच्छा, अगर ये -6 आ जाता तो हम क्या बोलते हैं कि हमने जो ऊपर एज्यूम किया हुआ था वो गलत था, है ना, क्योंकि ये y की वैल्यू क्या आ रही है? -6, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ 6 यूनिट में होना चाहिए। इस टाइप के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने एप्लीकेशन में कराए हैं सब कुछ सिखाने के लिए। अगर आप खुशकिस्मत है और इस वीडियो को तब देख रहे हैं जब एग्जाम थोड़ा सा दूर है, तो पूरा का पूरा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तब देख रहे हैं जब एग्जाम कल ही है या परसों है, तो
एक वन शॉट वाला कोर्स है, उसको देखो वहां पे, ठीक है, कर लो, थोड़ा बहुत बेसिक भी किया होगा तो वन शॉट वाले कोर्स में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर आ चुके हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यार एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका 2019 में भी पूछा गया है, सिर्फ नंबर्स चेंज करके अगेन अल्फा और बीटा निकालने के लिए 2022 में वापस से पूछा गया है, ठीक है। और 2020-21 में एक बार पैरेललोग्राम फिर से पूछा गया है। ये सवाल रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से भी सॉल्व हो सकता है, पैरेललोग्राम लॉ से भी सॉल्व हो सकता है। तो आप देख सकते हैं 2019 में पैरेललोग्राम लॉ पूछा गया, 2022 में फिर से पूछा गया, 20-21 में एक क्वेश्चन वैसे पूछा गया, मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से पूछेगा। और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सिर्फ नंबर्स चेंज करके भी पूछा गया है। बहुत लोगों के असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन आया होगा नंबर्स चेंज करके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से करके दिखाऊंगा आपको। मैं आपको इस क्वेश्चन को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से भी करके दिखाऊंगा और पैरेललोग्राम लॉ से भी करके दिखाऊंगा। नाउ क्यों मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा रहा हूं, समझो समझो। इस क्वेश्चन को जब आप पैरेललोग्राम लॉ से करना सीख जाते हैं तो आप साथ ही साथ पैरेललोग्राम लॉ के बारे में भी सीख जाते हैं। सो अगर जिसको पैरेललोग्राम लॉ आता है उसको डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 मार्क्स लेने पड़ेंगे, है ना। और अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ आता है और उसको आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है एज कंपेयर टू रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। बिकॉज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में इसको सॉल्व करोगे अल्फा वल्फा की कंडीशंस फंसती है, ठीक है, और वहां पे दिक्कतें आ सकती है। प्लस वो साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा वाला फॉर्मेट अचीव करना पड़ सकता है, टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगेन पैरेललोग्राम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना बहुत जरूरी है, इसको सीख जाओगे तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन भी हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट बहुत लोग इसको रेजोल्यूशन फोर्सेस से करते हैं, तो पहले शॉर्ट में वो फोर्सेस वाला दिखा देता हूं आपको, ठीक है। डायरेक्ट पैरेललोग्राम से देखना चाहते हो थोड़ा फॉरवर्ड कर लो। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू 400 न्यूटन हैज टू कंपोनेंट फोर्सेस 240 न्यूटन एंड 200 न्यूटन। भाई साहब ये रिजल्टेंट है, ये इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस P एंड Q विद रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट। इसके रिस्पेक्ट में बताना है कि भाई डायरेक्शन क्या है, मतलब एंगल क्या है, बीटा कितना, अल्फा कितना। क्वेश्चन की जब हम शुरुआत करेंगे तो हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ हिडन है, कहीं दिख नहीं रही है, उसको लिख लेंगे। क्या चीज है वो ये चीज है कि इसका रिजल्टेंट कहां पर है, नेट रिजल्टेंट इसका हॉरिजॉन्टल है। उसको देखते से मुझे सबसे पहले क्या क्लिक होना चाहिए कि भाई समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, जो कि मेरा वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट होता है, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इससे मिलेगी मेरी एक इक्वेशन, ठीक है। ऑल्सो जो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब दिस इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी वैल्यू 400 प्लस 400 लिखेंगे बिकॉज राइट साइड को हम प्लस मानते हैं हमेशा, ठीक है। तो हिडन क्या था यहाँ पे, हिडन ये था कि y के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया था और रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल दिखा रहा था, तो ऑटोमेटिकली ये y को 0 मानना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये इसी से दो इक्वेशन बनेगी और सारा कुछ यहीं से निकलेगा, ठीक है। अब सबसे पहली स्टेप जो हमारी हमेशा आती है क्या, कि अगर मेरे फोर्सेस रिजॉल्व नहीं है तो भाई साहब पहले उनको रिजॉल्व कर लीजिए वरना दिक्कत हो जाएगी। फोर्सेस रिजॉल्व नहीं है तो उनको रिजॉल्व कर लो तो काम बन जाएगा, ठीक है। चलो रिजॉल्व करते हैं फटाफट से। सो 20 का ये होगा कॉस कंपोनेंट, सो 20 कॉस ऑफ बीटा, 20 साइन ऑफ बीटा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा, सॉरी ये 20 ऐसे बना, अल्फा ये एंगल रहेगा ना हॉरिजॉन्टल से इस तरफ, हॉरिजॉन्टल से ये अल्फा है अपना। सो दिस इज 200, ओके आई एम सो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 240 था फोर्स हमारा। सो 240 कॉस ऑफ बीटा, 240 साइन ऑफ बीटा, ठीक है, गलती से 20 लिख दिया था। यहाँ पे 200 है ना, सो 200 कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, दिस इज 200 साइन ऑफ अल्फा, ओके। नाउ वंस यू हैव रिजॉल्व द फोर्सेस, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप इस पुराने वाले को हटा दें। क्यों हटा दें, क्योंकि यार ये ना फिर दिक्कत करने लगता है आगे, ठीक है ना। चलिए, सो आपने इसको हटा दिया। अब आपके सारे फोर्सेस जो हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रहे हैं या तो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। दो इक्वेशन आपकी कहां से बनने वाली है, यहां से बनने वाली है। चलिए बनाते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो सम है वो 0 होना चाहिए, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो आप सिंपली लिखोगे 240 साइन ऑफ बीटा माइनस 200 साइन ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज गोना बी माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, देखिएगा सिंपल है, इन दोनों का जो एडिशन है दैट हैज टू बी इक्वल टू 400 न्यूटन। सो दिस इज 200 cos ऑफ अल्फा प्लस 240 cos ऑफ बीटा, ठीक है। 200 cos अल्फा 240 cos बीटा, दिस सम हैज टू बी इक्वल टू 0 गाइस, ठीक है। सॉरी गलत लिख दिया, एक सेकेंड। हाँ, सो 200 cos अल्फा प्लस 240 cos बीटा मस्ट बी इक्वल टू द टोटल इज 400,
ठीक है ना। चलिए, सो ये आ चुकी है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ चुकी है सेकंड इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशंस को आप कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। कितना पुट करोगे, साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, इनको सॉल्व करने का तरीका नहीं है कैल्सी में। इसलिए भी मैं थोड़ा सा इंसिस्ट कर रहा था कि आप पैरेललोग्राम लॉ को सीख लें, उससे ये सब दिक्कत नहीं आती है। तो फिर भी अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, सो सॉल्व करना है तो मुझे थोड़ा सा मेहनत करके साइन बीटा और कॉस बीटा को एक साथ लाना पड़ेगा, जिससे मैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का फॉर्मेट अचीव कर सकूं। ठीक है, सो कैसे लिखेंगे जरा इनको अपने फॉर्मेट के लिए। पहले 240 साइन बीटा को एक साथ लिखिए, ठीक है, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 200 साइन ऑफ अल्फा, है ना, फर्स्ट वाली इक्वेशन के हिसाब से। नेक्स्ट यहां लिखोगे आप 240 कॉस ऑफ बीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 400 माइनस 200 कॉस ऑफ अल्फा। देख पा रहे हो, 240 साइन बीटा समथिंग समथिंग 240 कॉस बीटा इज इक्वल टू, सिर्फ आगे इसको क्या किया, माइनस में लिखे गए। अब पूरे इक्वेशन को 240 से डिवाइड करोगे और स्क्वायर करके ऐड अप कर दोगे, ठीक है ना। सो यहाँ पूरी इक्वेशन को अगर मैं 240 से डिवाइड करूं, चलिए इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं आपके लिए, सही से हो जाएगा। सो दिस इज गोना बी साइन ऑफ beta is equal to, what is 200 by 240? This is 200 divided by 240 is 0.833. 0.833 साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को मैं 240 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 400 by 240 is how much? 1.66. So 1.66 minus 200 by 240 is again 0.833 cos of alpha, ठीक है। इसको 240 से डिवाइड किया, इसको किया, अब ये साइन बीटा और cos बीटा आ गया ना। अब इस पूरी इक्वेशन को स्क्वायर करोगे, इसको भी स्क्वायर करोगे, दोनों को ऐड अप करोगे, आगे बढ़ोगे। ये सब प्रोसेस के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, जैसे मैंने सिखाया। और ये क्वेश्चन कब से आ रहा है, पिछले दो बार आ चुका है, 2019 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, मतलब इस टाइप की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। सो फिर इसको करने का दूसरा टेक्निक क्या होता है, दूसरा टेक्निक होता है हमारा, हम इसे बड़े आराम से पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करें, ठीक है ना। मैंने आपको नॉर्मल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से दिखा दिया। अब जो भी थोड़े समझदार लोग हैं वो कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर लोगे, इसको स्क्वायर कर लोगे, एड अप करोगे, 1 मिल जाएगा, इक्वेशंस बनेगी, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगेन इसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना, हम खेलेंगे पैरेललोग्राम लॉ यहाँ पे। चलो, अब मैं बता रहा हूं आपको पैरेललोग्राम लॉ से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्यों करना है वो हम बता चुके हैं, ठीक है ना। अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ से इसको सॉल्व करना चाह रहा हूं, तो जो लोग ऑलरेडी पैरेललोग्राम लॉ के बारे में जानते हैं वो समझ पाएंगे, वो थोड़ा सा इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, पैरेललोग्राम लॉ को थोड़ा सिखाना भी पड़ेगा। और सिखा भी देते हैं, क्योंकि 1 के सी पार्ट में आपसे वही पूछा गया था 2019 में, ठीक है ना। सो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पैरेललोग्राम लॉ कह रहा है कि अगर आपके पास एक फोर्स है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, और दूसरा वाला फोर्स है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच से निकलेगा, है ना। मान लेते हैं ये वाला फोर्स मेरा P के बराबर है, ये वाला फोर्स मेरा Q के बराबर है, ठीक है ना। और यहां पर रिजल्टेंट निकल रहा है इन दोनों का, ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये जो रिजल्टेंट है वो नीचे वाले से अल्फा एंगल बना रहा है, ऊपर वाले से बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जो टोटल एंगल है ना, इस एंगल की वैल्यू थीटा है, ठीक है ना। लॉ तो याद करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, तो सीख लो। ओके, सो ये रहा मेरा रिजल्टेंट। सो आप ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास दो फोर्सेस है और उनका जो रिजल्टेंट है वो एंगल अल्फा बना रहा है यहां से, और टोटल एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा। तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने किस एंगल का यूज किया है, ठीक है। अगर आपके पास दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, ओके, और ये दोनों पी एंड क्यू के बीच में एंगल बन रहा है कितना, थीटा, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से रिजल्टेंट होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अल्फा बीटा मैंने रेफरेंस के लिए बनाया था, एक्चुअल पैरेललोग्राम लॉ के लिए आप ऐसे बता सकते हो सिंपली, ठीक है, कि दो फोर्सेस के बीच में थीटा है तो इस तरीके का रिजल्टेंट बनता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ओके, नाउ अल्फा बीटा की अगर हम बात करें, चलो उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए एंगल अल्फा है। अब इस अल्फा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टेन अल्फा इज सिंपली गिवन बाय, क्या होगा, क्यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है।
अब इसको याद करना भी बिल्कुल डिफिकल्ट काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता डिफिकल्ट काम, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो यहाँ पे, ठीक है, ओके, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। सो आप देख सकते हो कि Q का यहाँ पे क्या आएगा, Q cos थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा Q sin थीटा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनने वाला है आप जानते हैं, इसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, इसको कुछ प्रूफ नहीं है, Q sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, और नीचे क्या बनता है, Q cos ऑफ थीटा। तो ऑलरेडी मेरे पास क्या होता है P, तो अल्फा के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, Q sin थीटा, और बेस क्या हो जाएगा, P प्लस Q cos थीटा। अल्फा के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, Q sin थीटा, बेस क्या हो जाएगा, P प्लस Q cos थीटा। ये सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ को याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीजें रहेंगी तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, एक बार थीटा पता चल गया, अल्फा पता चल गया, तो फिर थीटा माइनस अल्फा करके बीटा भी निकल सकता है, ठीक है। इस लॉ को थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये मैं उतना डीप में नहीं गया हूँ, थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया हूँ, ठीक है। अगेन डीप में चाहिए तो फिर एप्लीकेशन में जाओ, ठीक है, वहां पे सब कुछ सिखाया हुआ है, पैरेललोग्राम लॉ का एक प्रॉपर परफेक्ट वीडियो है, देख लेना, सब बन जाएगा, ठीक है। इनसेम यूनिट 1 2 करके कोर्स है, उसमें सब कुछ है। चलिए, थोड़ा मैंने ऊपर से पैरेललोग्राम लॉ को बता दिया, इसी को हम यहाँ पे यूज कर सकते थे। कैसे यूज कर सकते थे, देखो, वापस से हम बोलते हैं ये पूरा पूरा एंगल क्या मान लेंगे भाई, हम इसे हम थीटा मान लेंगे ना, दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है उसे हम थीटा मान लेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, चलो मुझे सिंपली फॉर्मूला लगाना है अपना। क्या है फॉर्मूला, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। और जैसे ही आप इतना लिखोगे आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 240 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी है आपका 240, क्यू है आपका 200 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इस पूरे इक्वेशन से क्या निकलेगा, हमें थीटा निकल जाएगा। एक बार थीटा निकल गया, फॉर्मूला पुट करके अल्फा निकाल लेंगे, काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। देखें जरा ये क्या बनता है आपका, 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, एक सेकंड 400 था, ठीक है, आर 400 था। अब मैं दोनों साइड में स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज गोना बी 240 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 2 into 2ab which is 200 cos of theta. नाउ आई होप आप ये इस चीज को आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज कैलकुलेटर पे से पुट अप करना बड़ा ही आसान है। मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ताकि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिख जाए बड़े अच्छे से। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा आगे सॉल्यूशन बनता है आपका कुछ इस तरीके से, cos ऑफ थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0.65 आया था मेरा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके थीटा की जो वैल्यू आएगी कैलसी से 49.45। ये इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ करने जाता तो वीडियो 1 घंटे की जगह वो 2 3 घंटे के ऊपर चले जाती, तो ये आपका थीटा आ चुका। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अल्फा निकालना है। सो हमारा फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टेन अल्फा निकालने के लिए अगर अल्फा ऐसा है तो हमेशा ऊपर वाला फोर्स जो है वो न्यूमरेटर में आएगा, नीचे वाला फोर्स डिनोमिनेटर में आता है। ऊपर वाला फोर्स साइन थीटा डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पी क्यू ऊपर नीचे थे, इधर क्यू ऊपर था, इधर पी ऊपर था, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी, अल्फा क्या होता है, नीचे वाले फोर्स से बनने वाला रिजल्टेंट, ठीक है। अल्फा क्या होता है, हमेशा नीचे वाले फोर्स से एंगल बनाएगा रिजल्टेंट तक का, या रिजल्टेंट और नीचे वाले फोर्स के बीच का एंगल, ठीक है, रिजल्टेंट और नीचे वाले फोर्स के बीच का एंगल, ठीक है। सो टेन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू क्या, सबसे ऊपर वाला फोर्स लेंगे पहले, ऊपर वाले फोर्स के साथ P cos ऑफ थीटा, सॉरी P sin थीटा, P sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला फोर्स प्लस ऊपर वाले का cos थीटा, है ना। ऊपर वाला फोर्स का साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला फोर्स प्लस ऊपर वाले का cos थीटा, ठीक है, देख सकते हो, ऊपर वाले फोर्स का साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे वाला फोर्स प्लस ऊपर वाले का cos थीटा। देखो एक दिन में नहीं आएगा, एक बार में लिख के नहीं आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। अगर इसलिए मैंने बताया जिनके बेसिक्स थोड़े सॉर्टेड है उन्हीं के लिए है ये वीडियोस। ओके, चलो, 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू हम जानते हैं 240 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे हम, ठीक है, साइन 49.45 divided by q is 200 plus p cos theta, p is again 240 cos of 49.45, ठीक है। सो अगेन 10 अल्फा इज इक्वल टू इतना है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी निकाल के मैंने रखी हुई है, अल्फा की वैल्यू कितनी कितनी कितनी, अल्फा आया था 27.02। ओके, सो 27.02 आ गया है मेरे अल्फा का वैल्यू। ओके, और अगर मुझे बीटा चाहिए है तो मुझे क्या करना चाहिए, थीटा में से अल्फा माइनस कर दो, ठीक है। therefore बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज थीटा, राइट।
सो थीटा कितना आया था हमारा 49.45, ओके, उसमें से आप 27.02 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 22.42, ओके, सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 22.42। सो आप देख सकते हैं कि एक ही पेज में सॉल्व हो गया, वेरएस अगर आप इसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से करने जाते तो फिर दिक्कत हो जाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2 बार पूछ चुका है, सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करिएगा और पैरेललोग्राम लॉ की प्रैक्टिस भी करिएगा। एंड अगेन अगर आपको दिक्कत है पैरेललोग्राम लॉ में, समझ में अभी भी नहीं आ रहा है इसका फॉर्मूला, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं तो आप ऐप में जाके वीडियो को देखिए। ऐप कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो, सो 1A देख लिया, 1B देख लिया, 1C देख लेते हैं, 1C भी देख लिया ना हमने, पैरेललोग्राम लॉ एक्सप्लेन करना था, ठीक है। 15 मार्क्स का देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं अगले 15 मार्क्स की तरफ, ठीक है। चलो, if the resultant moment about point A is 4800 Newton meters clockwise, determine the magnitude of F3. Sorry, if F1 is equal to 300 newtons and F2 is equal to 400 newtons. देखिए यार, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ओके। सो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना चाहते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है, क्या है, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए मुझे दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट ए कहां पर है, आई थिंक ये था पॉइंट ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लुक एट द क्वेश्चन, दिस वाज पॉइंट ए, यस। इफ द रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इतना क्लॉकवाइज, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ F3। सो क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इन सारे फोर्सेस का मिलके पॉइंट ए के अबाउट कितना मोमेंट लगता है उसे निकाल लेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे हम किससे, 4800 क्लॉकवाइज से, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करते हैं, इस फोर्स का मोमेंट निकालते हैं। तो ये फोर्स जो है वो थोड़ा सा हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, क्यों, टेढ़ा फोर्स है, सीधा कर दो। तो सीधे फोर्स का एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, राइट, और एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ना किस्मत इतनी अच्छी है हमारी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स जो है वो एकदम इसके अलोंग रहेगा, तो फिर वो कोई भी मोमेंट कॉज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पहले तो लिख लो, चलो, F1 का है ना। अच्छा, इसमें किसी किसी को दिक्कत आती है, तो यार देखो, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसा बनता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा बनता है, लेकिन बात यही है कि ये फोर्स लग इस पॉइंट पर आए, इसलिए हम उन कंपोनेंट्स को यहाँ पे लगता हुआ दिखाते हैं, ठीक है ना। छोटा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, ओके। सो F1 है तो इसका कॉस कंपोनेंट बनेगा कितना, F1 कॉस थीटा, साइन बनेगा कितना, F1 साइन थीटा, ठीक है। चलिए देखने के लिए लिख देते हैं, दिस इज नथिंग बट F1 cos of 30 degrees and this is gonna be cos theta and this is sin theta, so F1 sin of 30। हल्का सा कंफ्यूजन तो मुझे भी एकदम क्लिक करता है जब मैं पहली बार ऐसे देखता हूँ, तो ठीक है। सो एंगल के पास वाला हमेशा cos, एंगल के दूर वाला हमेशा sin, ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये फोर्स भी रिजॉल्व नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसका कॉस कंपोनेंट, ये इसका साइन कंपोनेंट आएगा, ठीक है। किस्मत अच्छी है, कॉस कंपोनेंट जीरो, मतलब मोमेंट कोई कॉस नहीं करने वाला। सो दिस इज अगेन F2 cos of 60 degrees, दिस इज F2 sin of 60 degrees, ठीक है। चलिए, जैसे ही आपके फोर्सेस रिजॉल्व हो जाते हैं, आप सबसे अच्छा काम क्या करेंगे, उन्हें हटा देंगे, मिटा देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यार फालतू दिक्कत करता है, ठीक है। सब कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के फॉर्म में दिख रहा है तो दिखने दो ना, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज माय F2 sin 60, अच्छे से लिख देता हूं आपको, F2 sin 60 डिग्रीज, ओके। चलिए, F3 जो है, अब इसकी वैल्यू नहीं पता मुझे, बट किस्मत से यहाँ पे 3 4 5 गिवन है, ओके। सो अगेन आप क्या बोलोगे, यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट्स आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ अगेन मैं या तो थीटा की वैल्यू निकाल के काम कर सकता हूँ या थोड़ा स्मार्टली खेल सकता हूँ। कैसे खेलेंगे, देखो, अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ, ठीक है, इसका ना जरा डायग्राम बनाता हूँ मैं थोड़ा। अभी एग्जाम में ना ऐसे डायग्राम थोड़े साइड में बना लिया करो, थोड़ा सा क्या होता है ना, ठीक हो जाता है ये, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पे मेरे पास 4 है, यहाँ पे मेरे पास 5 है, और ये क्या है मेरा, इसको अगर मैं थीटा मान लूं, ओके। तो फोर्स मेरा कैसा लग रहा है, फोर्स मेरा वर्टिकल से कुछ इस तरीके से लग रहा है, राइट, है ना। सो ऑब्वियसली मेरा जो कंपोनेंट बनना चाहिए वो कौन सा बनना चाहिए, देखो, ये बनना चाहिए मेरा कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, है ना, F cos थीटा, ठीक है। सो वैसे ही हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, F3 cos थीटा, और ये हो जाएगा मेरा F3 साइन ऑफ थीटा, ओके। चलिए ना, थीटा अगर ये है तो थीटा की वैल्यू निकाल लो यार, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, 3/4, ओके। अगेन थोड़ा स्मार्टली खेलो यार, कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू दिख रही है, कॉस थीटा कितना होगा आपका 4/5 एंड साइन थीटा कितना होगा 3/5, बेसिक मैथमेटिक्स है, तो वही करेंगे हम। F3 cos थीटा था, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी मेरी, ये बेस है, ये हिपोटेन्यूज है, तो 4/5, तो मैं इसे 4/5 ही लिखूंगा यहाँ पे, ओके।
बड़े ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 4/5। ओके, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज नथिंग बट 3/5। ठीक है, दिस इज गोना बी f3 into 3/5। ठीक है, चलो। सो हमारे दो कंपोनेंट्स बन चुके हैं, f3 cos थीटा बन चुका है, f3 sin थीटा बन चुका है, और ये वाला काम हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अगेन जैसे मैंने कहा, एक फोर्स को जब रिजोल्व कर लो तो उसे हटा दिया करो, थोड़ा चीजें अच्छी रहती है हमारे लिए। ठीक है, चलिए। अब सारे फोर्सेस मेरे या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल है। अब मुझे क्या करना है, सवाल को पढ़ना है। सवाल क्या बोल रहा है कि ये सारे फोर्सेस, द रिजल्टेंट मोमेंट है ना, इन सब का मिला के टोटल मोमेंट जो है वो 4800 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है। ठीक है, चलिए। सो हम सिंपली लिख देंगे कि moment summation of all the moments caused by these forces about my point A must be equal to 4800 न्यूटन मीटर clockwise। because it is clockwise, हम clockwise को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो we have to put a negative sign over here। ठीक है, चलो। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, मोमेंट निकालो सबका। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो मोमेंट कॉज करेगा along the axis है, ये वर्टिकल कॉज करेगा। तो यहाँ लिखेंगे f1 cos 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f1? f1 है 300, तो मैं सिंपली लिखूंगा कितना, 300 cos ऑफ 30 डिग्रीज। ठीक है, अच्छी बात है ना, f1 की वैल्यू भी तो पुट करो अभी 300। ओके, सो 300 cos 30, इसके अबाउट कितना कॉस करेगा, फोर्स इनटू द डिस्टेंस, 2 मीटर का डिस्टेंस है और r से f की तरफ क्लॉकवाइज है, तो दिस हैज टू बी नेगेटिव। अगला f2 sin 60, f2 कितना है 400, तो 400 साइन ऑफ 60, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ये 5 मीटर की दूरी पर है। एंड अगेन ये r से f की तरफ अगेन क्लॉकवाइज है, नेगेटिव कॉस करेगा, f2 कुछ नहीं कॉस करेगा, अलोंग द एक्सिस है। फिर तीसरा कौन है, इसको ले लो, f3 इंटू 4/5, f3 इंटू 4/5। ठीक है, क्या लिखे, 5 8 40 होता है ना, 4/5 इज व्हाट, 0.8 होता है, राइट, 4/5 इज 0.8, चलो इसे 0.8 लिखेंगे। ओके, नाउ अगेन आर से एफ की तरफ, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, आर से एफ की तरफ मतलब आर से क्लॉकवाइज है, तो ये वापस से नेगेटिव। ये तो सॉरी कितना हुआ, फोर्स की वैल्यू हुई, डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का डिस्टेंस भी तो लगाओ। ठीक है, ये लगा लिया, ये सब नेगेटिव है, ये अकेला पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस f3 इंटू 3/5 कितना होता है, 5 6 30 विच इज 0.6। ठीक है, सो ये फोर्स है और इसका डिस्टेंस कितना, देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 मीटर का, है ना, यहाँ से भी 4 मीटर रहेगा। ठीक है, सो इंटू 4 एंड आर से एफ की तरफ एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस हैज टू बी पॉजिटिव, दिस इक्वल टू -4800। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैंने सब कुछ डाल दिया है, बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। ऑब्वियसली बेसिक कैलकुलेशन से कर सकते हो, लिखने का था, मैंने सारे फोर्सेस लिख के दिखा दिए। सॉल्व करोगे तो f3 की वैल्यू क्या आएगी, दिखा देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, सो f3 की वैल्यू आ रही थी 1592। जस्ट अ सेकंड चेक भी कर लेते हैं, -300 cos 30 इंटू 2, सारे वैल्यूज हमारे करेक्ट है। क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, अच्छा होता है, ईगो साइड में रख के क्रॉस चेक करो, अच्छी बात है। चलो सबको सॉल्व करोगे तो f3 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1592। मुझे निकालना क्या था, मुझे वही वैल्यू बतानी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ f3। ठीक है, छोटे मोटे कैलकुलेशन एरर हो रहे होंगे तो उसके लिए सॉरी, पहले से बोल दे रहा हूँ। ठीक है, खुद से कैलकुलेशन करना, इक्का दुक्का कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो लोड मत लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ भाई, मुझसे भी गलतियां हो सकती है, कंसेप्ट पढ़ाने में लेकिन गलती नहीं हो सकती, कैलकुलेशन इक्का दुक्का छूट सकते हैं। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, वही हम यहाँ डिस्कस करने आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 का ए पार्ट हमारा हो गया, 2 का बी पार्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स एकदम झोली में आ रहे हैं आपके। देखिए क्या करना है, find the value of alpha if resultant of given three forces is parallel to the inclined plane। मुझे अल्फा की वैल्यू बतानी है सच दैट जो तीनों फोर्सेस हैं, है ना, ये 1 2 3 है ना, 1 2 3, इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब रिजल्टेंट मेरा ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सुना कि रिजल्टेंट मेरा ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग है, तुरंत मैं क्या बोलूंगा कि मेरे वाई एक्सिस के अलोंग सारे फोर्सेस का सम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, है ना, summation of all the forces along my y-axis must be equal to what, 0। ठीक है, तो बस अगली स्टेप में इसको 0 करा देंगे, 0 कराने से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, खत्म, इतने ही है सवाल में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे हम सॉल्व करना, तो हम देखेंगे ये 400 न्यूटन का फोर्स, यार ये ना तो हमारे एक्स के अलोंग है ना तो हमारे वाई के अलोंग है। तो सबसे पहले क्या करें, रिजोल्व कर लो, ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ये हो जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। वैल्यू क्या होगी, 400 cos अल्फा एंड दिस विल बी माय 400 sin अल्फा।
जैसे ही किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं सबसे पहले उसे मिटा देना चाहिए, कंफ्यूजन खत्म कर देता है, ठीक है। वैसे ही ये 600 न्यूटन इस तरफ है, तो ये आएगा इसका कॉस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, और ये आएगा नीचे की तरफ इसका साइन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। यहाँ लगाओ, यहाँ पे लगाओ, कहीं पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो 600 अल्फा इस तरफ है तो इसका कॉस ना वर्टिकल में जाएगा, 600 कॉस अल्फा, ठीक है। तो 600 कॉस ऑफ अल्फा इधर, और इधर नीचे तो 600 साइन ऑफ अल्फा, ठीक है। जैसे ही हमने रिजॉल्व किया, हम इसे हटा देना चाहते हैं, हटा देंगे, बिल्कुल ठीक है। अब सारे के सारे फोर्सेस हमारे अलाइंड थे, और हम जानते हैं कि रिजल्टेंट हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंक्लाइंड है ना। उसने कहा द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्सेस इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इसी के अलॉन्ग रिजल्टेंट है, मतलब वाई एक्सिस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है रिजल्टेंट में, मतलब इन सारे फोर्सेस का एडिशन क्या होगा, 0। तो आप लिख पाओगे 400 साइन ऑफ अल्फा माइनस 600 कॉस ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बस ये हो गया सॉल्व, 400 साइन अल्फा इज इक्वल टू 600 कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। इसको नीचे आओगे तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 600 बटे 400, 6 बचा विच इज 3/2 विच इज 1.5, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1.5। एक लाइन का क्वेश्चन था ये, 56.30 डिग्रीज, बस रीड करके समझना था कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं था यहाँ पे। ओके चलिए, सो 2 का बी पार्ट भी हो चुका है, फटाफट से 2 का सी पार्ट देख लेते हैं। 2 के सी पार्ट में थ्योरी है, और मैं आपको थ्योरी लिख के नहीं दिखाऊंगा, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। लेकिन व्हाट इज अ कपल, कपल क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। चलो, कपल होते हैं भाई साहब, ऐसा बना दिया और ऐसा बना दिया, ये हो गए कपल। कपल ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब क्या, अगर ये 20 न्यूटन का है तो ये भी 20 न्यूटन का होना चाहिए, और जो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि अगर ये 20 न्यूटन है, ये भी 20 न्यूटन है, और एक ही लाइन पे जा रहे हैं, तो इन्हें हम कपल नहीं बुलाते, ठीक है। ये 20 न्यूटन ऊपर, ये 20 न्यूटन नीचे, नीचे नहीं है, एक के नीचे एक आने पे कपल नहीं होता, आगे पीछे होना चाहिए, ठीक है ना। ओके सो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि कपल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कपल की प्रॉपर्टी में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये बोल सकते हैं आप कि हमेशा आजू बाजू होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं रहेंगे ये, ठीक है ना। गिव एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक, भाई कपल कहीं पे भी लगे, मान लो मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ कपल है, तो ये कपल इसके अबाउट मूवमेंट जो कॉज करेगा वही इस पॉइंट के अबाउट करेगा, वही इस पॉइंट के अबाउट करेगा, वही इस पॉइंट के, किसी भी रैंडम पॉइंट को उठा लो, सबके अबाउट सेम ही टाइप का मूवमेंट कॉज करते हैं, डजंट मैटर किस एंगल पे हो, किस एंगल पे नहीं हो। बाकी और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप अपनी बुक्स को रेफर कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पेज थी, ये मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ, ठीक है, लिख के दिखाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक नहीं रहेगा, ओके, तो वो कर लेना, ठीक है। चलो, सेकेंड क्वेश्चन, 1 और 2 दोनों करके दिखा दिए, 3 और 4 में से कोई एक सवाल करना था। अब यार इस 3 और 4 वाले में से कोई एक सवाल अगर करना है ना, तो आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना पड़ेगा अपने आप का। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सुनो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन चूज करना, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रोइड दोनों ही लेंथी है, और कई जगहों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन स्पेसिफिकली। सो थर्ड के एबीसी और फोर्थ के एबीसी को देख लेना एक बार, कौन से ज्यादा अच्छे से बन रहे हैं। जैसे थर्ड का ए अगर मैं देखूं, तो ये एक सेंट्रोइड का क्वेश्चन है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बड़े वाले का सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा, बेसिकली बड़े वाले में से छोटे वाले क्वार्टर सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, और इस ट्राइंगल को भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो फॉर्मूला आता है कि नहीं, इसका फॉर्मूला सेंट्रोइड इसका 4r/3 राइट में होता है, 4r/3 ऊपर होता है, ट्राइंगल का यहां से h/3 होता है, यहां से h/3, क्योंकि मुझे फॉर्मूले पता है तो मैं अब जानता हूं इस क्वेश्चन को मैं कर पाऊंगा। ऐसे ही 4b 4c को पहले पढ़ के देख लेना। लेटर वाला क्वेश्चन है, अब आपने अगर लेटर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, लेटर को पूरी तरह से छोड़ के आए हो, तो पॉसिबिलिटी है कि ये छोड़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तीसरा तो थ्योरी है, फ्रिक्शन। अब थर्ड एबीसी देखा हमने, फोर्थ एबीसी देख लेते हैं। किस्मत से फोर्थ में ए और बी बस दो ही पार्ट है, सी नहीं है, ठीक है। ए और बी में दोनों में न्यूमेरिकल है। अब ए में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पूरे का, अगेन मुझे सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसके सेंट्रोइड के अबाउट, है ना, उसका फॉर्मूला याद है कि नहीं, अगर याद है तो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, नहीं है तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा भाई, है ना। ट्राइंगल का उसके सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी समय है, फॉर्मुलाज नहीं किए तो सारे फॉर्मुलेज रट लो, ठीक है, जरूरी है। ऑल्सो बहुत डीप तरीके से नहीं रटना पड़ता इन फॉर्मूलाज को, कैसे सीखना है, एक अकेले का फॉर्मूला याद रख के कैसे बाकी सारे फॉर्मूलेस याद रखने हैं। मतलब अगर आपने सिर्फ एक रेक्टेंगल को याद रख लिया, तो फिर आप ट्राइंगल का कैसे बना सकते हो, सर्कल का कैसे बना सकते हो बिना डिराइव किए, बस एक छोटा सा चेंज करके। ये सारे ट्रिक्स मैंने मेरे एप्लीकेशन में सिखाई हुई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखना चाहो देख लेना।
मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसे प्रमोशन करने की, बट बताना पड़ता है यार, बहुत मेहनत से बनाया है ताकि आप सीख सको, फॉर्मुलेस याद रख सको बिना रटे। ठीक है, सो देख लो जाके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सेपरेट वीडियो है, वहां मिल जाएगा सब कुछ। अगेन ये जो क्वेश्चन है वो बेल्ट फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। फिर अगर आपने बेल्ट फ्रिक्शन छोड़ा होगा अपने फ्रिक्शन वाले पार्ट में तो फिर से नहीं बनेगा। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि देखो यार, यूनिवर्सिटी ना बहुत वैरायटी से पूछ रही है, और पिछले एनालिसिस से मैं बता रहा हूँ, 2022 में उन्होंने वापस से बेल्ट फ्रिक्शन पूछा, 2019 में फिर से पूछा था। ठीक है, 2019 में उन्होंने वापस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइड पे पूछा है, वहां पे भी पूछा है, हर साल वो यही कर रही है, एक सेंट्रोइड, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बेल्ट फ्रिक्शन या एक लेटर फ्रिक्शन आ रहा ही आ रहा है। ठीक है ना। 19 और 22 का पेपर लगभग सिमिलर है, दोनों में बेल्ट फ्रिक्शन पूछा गया, दोनों में लेटर पूछा गया, और सेंट्रोइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो कुछ नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट इतना करके जाओ, 15 नंबर यहाँ से पक्के हो सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ के जा रहे हैं और ब्रेगडन थ्योरम पढ़ के जा रहे हैं, सिर्फ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और ब्रेगडन थ्योरम पढ़ के जा रहे हैं, तो आपका यूनिट 1 सॉर्टेड है, आपको गारंटी वहां पे कम से कम 12 नंबर मिलेंगे। और सिर्फ सेंट्रोइड निकालना सीख के जा रहे हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रिक्शन में से कोई एक अच्छे से आपने किया हुआ है, तो अगेन आपके 12 नंबर फिक्स है। तो 30 में से 24 नंबर तो यहाँ पे 100% हो जाते हैं। बाकी जो फुल 30 में से 30 लाना चाहते हैं उनको तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 नाइटर बनना चाह रहे हो तो वो भी पूरा कोर्स में देख सकते हो। ठीक है, कहाँ थे हम, आ जाते हैं बातें कम काम ज्यादा। ठीक है, एनालाइज एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मुझे पोजीशन लोकेट करनी है यहाँ पे। सवाल का सॉल्यूशन आप जानते हैं, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताना है सेंट्रोइड का, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा था, सेंट्रोइड निकालना है। मुझे एक्स कोऑर्डिनेट बताना है सेंट्रोइड का और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, राइट है ना। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड कैन बी फाउंड बाय अ फॉर्मूला, क्या, a1x1 माइनस, कैसे माइनस, सबसे पहले तो आप 1 2 3 का नंबरिंग करेंगे, आप इस पूरे बड़े से फिगर को दे देंगे नंबर 1। ठीक है, ओके है ना, नीचे कहीं लिखता हूं, इस पूरे बड़े से फिगर को दे देंगे नंबर 1, फिर इस क्वार्टर सर्कल को दे दोगे नंबर 2, और इस ट्राइंगल को दे दोगे नंबर 3। मतलब 1 -2 -3 करना है मुझे, तो a1x1 माइनस 2 वाला क्योंकि कटा हुआ है यहाँ से फिगर, माइनस a2x2, है ना, इतना बेसिक तो सीखा होगा यार, माइनस a3x3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी a1 माइनस a2 आएगा और माइनस a3 आएगा। ठीक है, वैसे ही y बार अगर निकालना है तो a1 y1 माइनस a2 y2 माइनस a3 y3 डिवाइडेड बाय, सॉरी, a1 माइनस a2 माइनस a3। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि अगर ये चीज आपकी हो जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। अब सवाल है यार a1x1 क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे निकलता है, वो दिखा देता हूँ। a1 क्या होता है, आपके इस बड़े वाले फिगर का एरिया, तो कितना हो जाएगा, बड़ा वाला फिगर यहाँ से रेडियस 150 है, तो 150 प्लस 50 इज 200 इंटू 200 स्क्वायर है, तो एरिया हो जाएगा 200 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 क्या है, इस बड़े वाले फिगर का सेंट्रोइड कहाँ पर है, पॉइंट ए से। ठीक है, मुझे सब कुछ पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में इसका सेंट्रोइड एकदम सेंटर पे होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एकदम आधा होगा, तो 200 का आधा कितना, 100। और वैसे ही वाई कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, 100, बिकॉज सेंटर से एकदम आधे पे 100, तो 100 पे रहेगा ये। ठीक है, a2 मेरा फिगर कौन है, ये क्वार्टर सर्कल है, तो एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय 4, है ना, मतलब पाई, रेडियस कितना है 150, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, x2 क्या हो जाएगा, x2 होता है आपका इस क्वार्टर सर्कल का सेंट्रोइड फ्रॉम ए, तो फ्रॉम ए सेंट्रोइड कहां पर होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है आपका 4r/3 पाई पे, और वाई कोऑर्डिनेट भी होता है आपका 4r/3 पाई पे। ठीक है, तो सिंपली है यार 4/3 पाई, रेडियस कितनी है आपके पास 150, इतनी दूरी पे आपका x2 रहेगा, सेम दूरी पे आपका y2 रहेगा, है ना, सेम सेम। ठीक है, a3 की अगर हम बात करें, थोड़ी सी यहाँ जगह कम पड़ रही है, इसको छोटा कर देते हैं आपके लिए। सो a3 की जो वैल्यू है, a3 मेरा ट्राइंगल है जिसका बेस कितना होगा, ये 50 है, ये पूरा 200 है, तो बचा हुआ 150, तो ये भी 150, ये भी 150, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 150 इंटू 150 और 150 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे x3 क्या होगा, ध्यान से, x3 मतलब इसका सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो, ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहां पर होता है, यहां से h/3 पे होता है ना, ये पूरी हाइट अगर 150 है तो 150/3 मतलब यहां से 50 पे होता है, तो यहां से कितने पे होगा, 100 पे होगा, तो अगर यहां से 100 पर है तो यहां से कितने पे होगा, 150 पे होगा,
मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से कितने पे होगा, पूरा पूरा 150 पे होगा, है ना, 50 + 100 विच इज 150, ठीक है। तो दिस इज 150 पे। वैसे ही y3 कहाँ पे होगा, ये भी सेम होगा, यहाँ से 50 पे है तो यहाँ से भी 50 नीचे, है ना। h/3 होता है, h पूरा कितना है 150/3, 150/3 50, तो ये कितना हुआ पूरा 200 में से 50 गया 150, सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। तो a1 मिल चुका है, x1 मिल चुका है, y1 मिल चुका है, a2 x2 y2 a3 x3 y3, इन सबकी बस वैल्यूज पुट करना, आंसर आएगा। इनफैक्ट मैंने इनके थोड़े कैलकुलेशंस भी कर रखे हैं, ठीक है, दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए, ठीक रहेगा, जस्ट अ सेकेंड। हम्म तो a1 तो दिख रहा है 200 का स्क्वायर कर लोगे आप, ठीक है। a2 की जो वैल्यू आई थी दैट केम आउट टू बी 17662.5, है ना, रेफरेंस के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस केम आउट टू बी 17662.5। ये वैल्यू आई थी 63.69 और ये बराबर है, तो दिस इज ऑल्सो 63.69, ठीक है। आ, ये A3 की वैल्यू कितनी आई थी 11250, ठीक है। तो अब आपके पास A1 x1 y1 है, A2 x2 y2 है, A3 x3 y3, बस इनको फॉर्मूले में पुटअप करना है, आंसर निकालना है, उतना आप कर लोगे, भरोसा है, ठीक है। आंसर बता दो, दोनों का सेम आ रहा है 107.1 mm, इसको सॉल्व करोगे तो भी 107.1 mm आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी 107.1 mm आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह A1 A2 और A3 तो सेम है, किस्मत से x1 y1 बराबर है, x2 y2 बराबर है, x3 y3 बराबर है, देख रहे हो, x1 y1 बराबर है, x2 y2 बराबर है, x3 y3 बराबर है। तो ये होता थोड़ा स्मार्टली प्ले करना। अगर आप सिर्फ इसका निकाल लोगे तो y का बिना निकाले आप बोल सकते हो सेम आएगा, क्यों? क्योंकि आपका x1 y1 बराबर है, x2 y2 बराबर है, x3 y3 बराबर है, तो सेम आना चाहिए ना यार आंसर, जब वैल्यू सेम पुट हो रही है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम हमारे लैडर वाले क्वेश्चन की तरफ। लैडर वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एफबीडी ठीक ठाक बन जाएगा, और जैसे ही एफबीडी बन जाता है अगला प्रोसेस आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगानी है, ठीक है। जो थोड़ा सा इस टाइप से पढ़ते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी तो अभी आप थोड़े प्रो हो गए हैं तो समझ में आ गया होगा आपको कि इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, ठीक है। चलिए फटाफट से आपको दिखा देते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर फिगर का बना लेंगे एफपीडी, ओके, है ना। फोर्सेस दिखा देते हैं क्या क्या लग रहा है, सवाल भी पढ़ के बता देता हूँ, चलो। तो यूनिफॉर्म लैडर ए बी हैज अ लेंथ ऑफ 8 mm, ठीक है ना, ये 8 मीटर सॉरी, एंड अ मास ऑफ 24 kg, एंड ए इज ऑन आवर हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड बी इज ऑन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्रिक्शन है। A man of mass 60 kg has to climb the ladder. At what point position from the base will he induce slipping? तो जैसे ही वो x मीटर पे जा रहा है वैसे ही स्लिपिंग हो जा रही है बंदे की, ठीक है। तो बंदा जब x मीटर पे पहुंच रहा है उस मोमेंट पे बंदा जो है अपना पूरा का पूरा वजन जो है वो वर्टिकली नीचे की तरफ लगा रहा होगा, है ना। और वजन कितना होगा, 60 kg का बंदा है तो 60 g। लैडर का अपना जो खुद का वजन है वो 24 kg है, मतलब वो सेंटर पे लग रहा होगा, दैट इज नथिंग बट 24 g, ठीक है। अब आपको देखना है ध्यान से कि ये पूरा 8 मीटर का रॉड है, मतलब लैडर का जो वजन लग रहा होगा वो एग्जैक्टली 4 मीटर पे लग रहा होगा। तो यहाँ से चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो आपको, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, देखने में लग नहीं रहा है लेकिन पॉइंट पे फोकस करो, ठीक है। दिस इज माई 4 मीटर, दिस इज ऑल्सो माई 4 मीटर, यहाँ पे लग रहा है 24 g, ठीक है। चलिए अब एफबीडी में कौन कौन बचा, वर्टिकल फोर्सेस तो लग गए, फोर्सेस के लगने की वजह से लैडर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करेगा। तो अपने हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लैडर नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट करता है। लैडर के कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, दो, एक जब वो वॉल पे टच कर रहा है, एक जब वो फ्लोर पे टच कर रहा है। जब वो वॉल पे टच कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन एकदम ऐसे निकलेगा परपेंडिकुलर, फ्लोर पे टच कर रहा है तो भी परपेंडिकुलर। हमेशा ध्यान रख लेगा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन एट ए, इसको हम बोल देंगे नॉर्मल रिएक्शन एट बी। अब कौन बचा भाई साहब, हमने अपने फोर्सेस लगाए, लैडर ने अपने रिएक्शंस दिखाए, इसके बाद आएगा हमारा फ्रिक्शन, क्योंकि बंदा ऊपर चढ़ रहा है तो लैडर फिसल रही है। लैडर अगर फिसलेगी तो कहाँ फिसलेगी, पीछे की तरफ। लैडर जो फिसल रही है, फ्रिक्शन हमेशा इस लैडर के अपोजिट लगेगा। लैडर अगर पीछे की मूवमेंट कर रही है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स को भी हम लगा देंगे। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू दी नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इस पे लग रहा है फ्रिक्शन तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर करेंगे। तो ये बन गया हमारा बड़ा ही साफ सुथरा सिंपल सा एफपीडी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। द यूनिफॉर्म लैडर ए बी हैज अ लेंथ ऑफ 8 मीटर, सब कुछ हमने पढ़ रखा है, सारा कुछ बना दिया है। सारा कुछ बनाने के बाद जैसे ही स्लिपिंग होगी उस वक्त की बात करनी है। तो जब स्लिपिंग हो रही होगी, अगेन मैंने कहा अगर समझ में नहीं आता, याद नहीं आता है, तो वही इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाओ। क्या कंडीशन है, सबसे पहला समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगला समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0।
फिर समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको चाहो ले सकते हो, जो आपका फेवरेट हो, ए हो, बी हो, सी हो, है ना। मैं ए को लेना चाहता हूँ, इज इक्वल टू 0। इतना ही लगाना है। हर एक क्वेश्चन जो आपका लेटर का आता है या फ्रिक्शन के और भी कहीं पे भी क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप की चीजों में, हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशंस की लगानी है आपको, क्योंकि जस्ट उस मोमेंट पे जब इक्विलिब्रियम ब्रेक हो रहा है वहां की बात हो रही है। तो अगर उस मोमेंट में जस्ट इक्विलिब्रियम ब्रेक हो रहा है तो उसके जस्ट पहले इक्विलिब्रियम था, तो उसी की कंडीशन से हमें वैल्यू मिलती है। ओके, बस समेशन एफ वाई जीरो करोगे तो क्या होगा, वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं मेरे पास, 3। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और बाकी -60g -24g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिलेगी, कितनी होगी देखो, जैसे 60g + 24g निकाल लेते हैं, एक मिनट। हाँ ये मैंने ये भी निकाल रखा था, एक मिनट, मिल गया तो अच्छा होगा। हाँ निकाला हुआ ना। सो सेम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। 60g + 24g, सो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 824.04 न्यूटन्स, ठीक है। होता क्या है ना, इतने सारे कॉलेजेस के इतने सारे असाइनमेंट्स आते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, करते करते ना ऐसा कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है जो किया ना हो, ठीक है, तो उससे फायदा हो जाता है, राइट। सो नॉर्मल रिएक्शन एट ए आ चुका है हमारा, समेशन ऑफ एफ वाई 0 करने से, ठीक है। अगला समेशन एफ एक्स 0 करेंगे। सो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर मैं डालूंगा तो राइट साइड में मेरे पास कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन एट ए माइनस एन बी इज इक्वल टू 0, है ना। दो ही फोर्सेस हैं, ये वाला ये वाला। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दिया रखा है 0.34। सो 0.34 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एट ए विच इज 824.04। इसको आगे ले जाएंगे राइट में, तो दिस इज इक्वल टू एन बी। तो एनबी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये भी हमने निकाल रखी है, 280.17। दिस इज कमिंग आउट टू बी 280.17 न्यूटन्स। ओके, सो एन ए आ चुका है आपका, एन बी आ चुका है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 डाल चुके हैं आप, एफ वाई इज इक्वल टू 0 भी आप डाल चुके हैं, बच रहा है आखिरी ये वाला, ठीक है ना। सो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इक्वल टू 0 करना था, मैंने ए ले लिया। सो ए के अबाउट अगर मोमेंट 0 करने जाएंगे, ठीक है, तो ना ही इसका मोमेंट आएगा ना ही इसका मोमेंट आएगा, सिर्फ एक, दो, तीन, ये तीनों मोमेंट क्रॉस करेंगे, और तीनों का मोमेंट का एडिशन कितना होगा, 0। चलो शुरुआत करते हैं 60g। सो कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो 60 इंटू जी, ये जो फोर्स है ये वर्टिकली लग रहा है, और कितना डिस्टेंस पे होगा, ये फोर्स है और ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये x है तो ये हो जाएगा x cos of 54। तो फोर्स इंटू द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज x cos 54, सो x cos of 54 डिग्रीज। ओके, ऑल्सो आर से एफ की तरफ ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो ये होता है मेरा क्लॉकवाइज विच हैज टू बी नेगेटिव। अगेन 24g इंटू इसका कितना होगा, 4 मीटर, तो 4 cos 54। ओके ओके, अगेन नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, आर से एफ की तरफ डिस्टेंस है, फोर्स की तरफ नेगेटिव, ठीक है। फिर ये है, सो एन बी, फोर्स इज एन बी, एंड एन बी मतलब 280.17। ओके, और डिस्टेंस है ये वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा ये वाला, ये 8 है ना, तो 8 cos 54 8 sin 54, है ना, 8 cos 54 8 sin 54। सो थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको। अगला फोर्स है मेरा एन बी, इसका डिस्टेंस है 8 साइन ऑफ 54 डिग्रीज, ठीक है। और ये कैसा है देखो, ये है मेरा ऐसे फोर्स, फोर्स यहाँ लग रहा है, डिस्टेंस यहाँ है, तो डिस्टेंस से फोर्स की तरफ जाते हैं हम ना, आर क्रॉस एफ। तो ये हो रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। सो माइनस माइनस प्लस, द एडिशन ऑफ ऑल दीज मस्ट बी इक्वल टू 0, बिकॉज हमने क्या बोला था, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, इन दिस केस लेट्स कंसीडर ए हैज टू बी 0। क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज, फिर है ना माइनस माइनस प्लस, दिस हैज टू बी 0। एनबी की वैल्यू हम जानते हैं, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 280.17, ठीक है। चलिए, सो 280.17। अब इस पूरे क्वेश्चन में मेरे पास क्या मिसिंग है, सिर्फ और सिर्फ x मिसिंग है। तो इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करना हम नहीं सिखाएंगे, वो सबको आता है, और जब आप सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 3.64 मीटर्स का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं करना था, लैडर का एक बार एफबीडी बन जाएगा, एफबीडी को सोचना बड़ा आसान रहता है। अगर जिनको एफबीडी बनाने में इस टाइप के सवाल करने में दिक्कत होती है तो प्लीज प्लीज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां पे आपका सारा काम हो जाएगा। सब कुछ बेसिक से बड़ा रखा है, वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, चेकआउट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी क्या किया, थर्ड का बी किया, अब थर्ड का हम सी करेंगे, फिर हम फोर्थ का ए करेंगे, फिर हम फोर्थ का बी करेंगे, ऐसे करते करते हम बहुत थक जाएंगे, है ना। तो थोड़ा पानी वानी पी लो, मैं भी थोड़ा वीडियो पॉज करके पानी वानी पी लेता हूँ, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बोलना पड़ रहा है एग्जाम में, इतना नहीं बोलना पड़ता है, तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। थर्ड सी ले लेते हैं, ठीक है।
चलो, सो थर्ड सी में क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन, एक्सप्लेन द नीट स्केच। फ्रिक्शन हम जानते हैं क्या होता है, फ्रिक्शन होता है हमारे रिश्तेदार, जो मेरे वीडियो देखे थोड़े जानते होंगे, ठीक है। कुछ रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, कुछ रिश्तेदार अच्छे नहीं भी होते हैं, है ना। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है हमारा वो वाला रिश्तेदार जिसको हमारी तरक्की से बहुत जलन होती है और जिसको जब मौका मिले वो हमें पीछे खींच लेगा, है ना। जैसे ये हम है, हमारी गाड़ी में बैठे हुए हैं और इस डायरेक्शन में हमारी तरक्की होती जा रही है ना। या फिर अच्छा एग्जाम्पल ये वाला रहता है, ठीक है। ये रहा मेरा एक ऐसे ग्राफ, ऊपर जाना है मुझे इस तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे मैं बड़े आराम से बैठा हूँ, ठीक है, ओके, एक ब्लॉक पे अपनी कार पे, और मैं बढ़ना चाह रहा हूँ अपने ऊपर की तरफ। तो मेरे सारे रिश्तेदार जो मुझसे चलते हैं वो क्या बोलेंगे, भाई पीछे जाओ, भाई तुम पीछे जाओ, है ना। तो फ्रिक्शन वो होता है जो हमेशा हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है, हमेशा हमारी तरक्की को रोकता है, हमेशा हमें ऊपर जाने से पीछे रोकता है, दिस इज फ्रिक्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये बात जो है ना, ये आपको हर बार फ्रिक्शन की डायरेक्शन को एज्यूम करने में हेल्प करेगी, नॉट जस्ट इन द फर्स्ट 2 यूनिट्स, नॉट जस्ट इन द सेकेंड यूनिट या फ्रिक्शन वाली यूनिट। आप जब थर्ड फोर्थ में जाओगे ना, एग्जाम्पल जितने बार यूज किया है मैंने, आपको उतने बार वहां पे ध्यान आएगा, और इसी की हेल्प से आपको हर बार फ्रिक्शन की डायरेक्शन एज्यूम करने में हेल्प होगी, ठीक है। बाकी आगे का डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो, एक्सप्लेन विद अ नीट स्केच एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या होती है रिश्तेदार की प्रॉपर्टीज, पीछे खींचते हैं, ठीक है, और कभी कभी सपोर्ट भी कर देते हैं। तो अगेन बुक से देख लेना, प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल सिंपल सी है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, बता सकते हो क्या करता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताता है कि यहाँ पे कौन सा एंगल होगा जहां से स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब मैं कितने एंगल पे अपने आप को लेके चले जाऊं तो रिश्तेदार मुझे तुरंत खींच देंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक वो हो गई, राइट। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, रिश्तेदार पीछे खींचते खींचते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Define moment of inertia. Determine the moment of inertia of the composite shape as shown in the below figure with respect to x-axis. जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर कोने में हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज को लिख लेंगे, ठीक है। लेट्स जस्ट राइट द फॉर्मूलाज फर्स्ट गाइस। चलिए, आपके लिए मैंने फॉर्मूलाज यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है ना। सो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस कंपोजिट बॉडी का निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनको हम नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इस नीचे वाले पार्ट को, ये देखो 200 का है, 120 का रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैं पार्ट 1 मान लेता हूँ, ऊपर वाले ट्राइंगल को मैं पार्ट 2 मान लेता हूँ, और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको पार्ट 3 मान लेता हूँ, ठीक है। सो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, इस पूरे पार्ट का एक्स एक्स के अबाउट, तो मुझे सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट का एक्स एक्स के अबाउट, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना पड़ेगा सेकंड पार्ट का एक्स एक्सिस के अबाउट। क्योंकि मैं सर्कल होल करके यहाँ से हटा रहा हूँ तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो फर्स्ट का प्लस सेकंड का माइनस थर्ड का। अब ये तो ऊपर ऊपर से लिखा है, अंदर का भी बाकी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मैंने कहा, इस अकेले क्वेश्चन से आप पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख सकते हो, बड़े ध्यान से देखिए, है ना। इसका अपोजिट का निकालना है तो फर्स्ट बॉडी प्लस सेकंड बॉडी, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं, हटाया है तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 बॉडी होती है, तीनों का एड अप करते हैं। अब सबसे पहली चीज कि आप कैसे निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। सो ये फर्स्ट बॉडी है, इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। हमें जो फॉर्मूला याद होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रॉइड का होता है, कि इसका अगर सेंट्रॉइड की बात करो तो सेंट्रॉइड के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सेंट्रॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होता है, BD³/12, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का बेस B है, D है, तो अगर मैं इसके आउट निकालूं तो इसके पैरेलल वाले को पहले पकड़ोगे और परपेंडिकुलर का क्यूब/12। बहुत अच्छे से रटवाए हैं मैंने, रटवाए मतलब सिखाए हैं फॉर्मूलाज मैंने ऐप में, देखिएगा, ठीक है। सो अभी भी मौका है, चले जाओ, बता रहा हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत फायदा होगा, एक रात भी काफी है। BD³/12 सिंपल। सो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल फिगर अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट फिगर अबाउट द सेंट्रॉइड, पहले हम इस फिगर का सेंट्रॉइड कोड निकालेंगे, प्लस AD², एरिया ऑफ द फिगर इनटू द डिस्टेंस का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि किसी भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम में इस एक्सिस के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेंट्रॉइड के आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया इनटू D², ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड BD³/12, बी कितना है मेरा 200 इंटू डी है मेरा 120, सो BD³/12, है ना, प्लस एरिया ऑफ द फिगर इज 200 इंटू 120, 200 इंटू 120, ए D², डिस्टेंस कितना, सेंट्रॉइड एकदम आधे पे होगा, 120 का आधा कितना है 60, तो 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। सब कुछ MM में। इसको सॉल्व करके मैंने पहले से रखा हुआ है ताकि मुझे यहाँ कैलकुलेट ना करना पड़े। सॉल्व करने से इसकी वैल्यू बहुत बड़ी आती है गाइस, ठीक है। ये पूरा का पूरा आएगा 1152000000, ठीक है, 1152
00000, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसे हमेशा इंटू 10⁶ में लिखना बेटर रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 115.2, सो इसको आप लिखोगे 115.2 इंटू 10⁶ ठीक है, ये आपकी यूनिट होती है। सिंपल तरीका था, लिख दिया। ठीक है, अगला निकाल लो सेकंड पार्ट का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड फिगर अबाउट एक्स एक्स, क्या होगा? सेकंड फिगर का मुझे एक्स एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले सेकंड फिगर का आप सेंट्रोइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड फिगर अबाउट द सेंट्रोइड प्लस एरिया ऑफ द फिगर इनटू डी स्क्वायर, तो सेंट्रोइडल एक्सिस से डिस्टेंस का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिगर अबाउट सेंट्रोइड, ट्राइंगल का सेंट्रोइड के अबाउट क्या होता है? bh³/36, ये बेस है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, सो बेस हो जाएगा मेरा 200 का, हाइट हो जाएगी मेरी कितनी? 100 की, दी हुई है ना। तो b इंटू 100 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 36, ये हो गया अबाउट सेंट्रोइड प्लस एरिया ऑफ द फिगर, एरिया ऑफ द फिगर इज हाफ इंटू बेस है कितना? 200 का, हाइट है कितनी? 100 की, है ना। बेस इंटू हाइट, एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से कहां तक का डिस्टेंस? ये सेंट्रोइडल एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, इसके अबाउट चाहिए तो सेंट्रोइड प्लस ए इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये 120 है और ये 100 है, तो मैं जानता हूं सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ होती है? ट्राइंगल से एग्जैक्टली बेस से h/3 पे होती है। तो 100 का 1/3 क्या होगा? 100/3, तो 100/3 प्लस 120, तो आप सिंपली लिखोगे यहाँ पे 120 प्लस, को मिटा देते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है ना, फॉर्मूला तो लिख चुके हैं हम। ठीक है, सो दिस इज 120 प्लस 100/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशंस आपको करने ही पड़ेंगे, कोई वो नहीं है, इसलिए मैंने कहा था क्वेश्चन बड़े ध्यान से चूज करना हमेशा। इसको भी सॉल्व करके रखा हुआ है मैंने। ओके, ये वैल्यू आती है आपकी, बहुत ही बड़ी वैल्यू आ रही है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 24177777777। ओके, कितने 7 हो गए? 3 3 6, है ना, 0.77। ठीक है ना। सो यहाँ पे आप अगेन 10⁶ में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज 241.7 इंटू 10⁶ mm⁴। ओके, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मैंने देख के लिख दिया था, ये फाइनल आंसर है आपका। ओके, सो I2 आ चुका है एक्स एक्सेस के बाद। ठीक है, अगेन अब मुझे चाहिए सर्कल का। सर्कल का कहाँ लिखें? चलो थोड़ी जगह है यहाँ पे, लिख देंगे आपके लिए। So moment of inertia of the third figure about my x क्या होगा? moment of inertia of the third figure about centroid plus AD square। ठीक है, so about the centroid क्या होता है? पाई d की पावर 4/64। ठीक है, वैल्यू पुट अप करोगे, डायमीटर कितना है? 90 mm का दिया हुआ, यहाँ उसने दिखाया हुआ था। सो पाई इंटू 90 की पावर 4/64। ठीक है, अबाउट सेंट्रोइड प्लस AD स्क्वायर। एरिया ऑफ द फिगर आप जानते हैं, πr²। ठीक है, सो d अगर 90 है तो r हो जाएगा 45 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होगा? तो ये तो सेंट्रोइडल है इसका, इसके आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्टेंस होगा कितना? 120, तो इंटू 120 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू भी सॉल्व करके रखी हुई थी मैंने, बड़ा सिंपल है यार। देखो सेंट्रोइड के बाद लिखा हमने ये प्लस AD स्क्वायर। ओके, वैल्यू कितनी आई थी इसकी? 94.78 इंटू 10⁶। देखो मैंने सिर्फ एक ही बार कैलकुलेशन किए हैं, थोड़े बहुत गड़बड़ हो सकते हैं, वैसे 99% चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि यार हो जाता है कभी कभी, लास्ट मोमेंट में आपके लिए पेपर प्रोवाइड करना है, तो इक्का दुक्का कैलकुलेशन एरर हो सकता है। ठीक है, फोकस आपको किस पे करना है? कंसेप्ट पे, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि लिखना कैसे है, आना कैसे चाहिए चीजें। ठीक है, चलिए, सो आपका 1 वाला आ चुका है, 2 वाला आ चुका है, 3 वाला आ चुका है, सबको यहाँ पे लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी, सो Ix is equal to, फर्स्ट वाला पार्ट इतना कॉस्ट कर रहा है, विच इज 115.2 इंटू 10⁶ प्लस सेकेंड वाला कर रहा है 241.7 इंटू 10⁶ माइनस थर्ड वाला है 94.78 इंटू 10⁶। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको कैलकुलेट कर लेना अपने कैलकुलेटर से। ठीक है, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, फर्स्ट वाले का निकालो इस एक्सेस के अबाउट, सेकंड वाले का निकालो इस एक्सेस के अबाउट, थर्ड वाले का निकालो, दो को ऐड करके तीसरा माइनस कर दो। अच्छा, इस एक्सेस के अबाउट कैसे निकालते हैं? सेंट्रोइड का निकालो प्लस AD स्क्वायर, सेंट्रोइड का निकालो प्लस AD स्क्वायर, सेंट्रोइड का निकालो प्लस AD स्क्वायर। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन इस टाइप के मैंने एप्लीकेशन में कराए, एक दो नहीं बहुत कराए हैं। ठीक है, अभी भी अगर सुनो, कल तक का अगर करना चाह रहे हो, बता रहा हूँ सिंपल, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एक क्वेश्चन, वेरिग्नन थ्योरम एक क्वेश्चन, सेंट्रोइड एक क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वेश्चन, फ्रिक्शन एक क्वेश्चन। ठीक है, और सबको मैंने एक एक घंटे के वीडियो में कस्टमाइज कर दिया है जिससे आपका फटाफट हो सके। ठीक है, वन शॉट वाले कोर्स में उसको देख लोगे, फुल हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेल्ट फ्रिक्शन पे था।
जिस जिसको बेल्ट फ्रिक्शन की थ्योरी नहीं पता है मत लो टेंशन, ठीक है। यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो ऊपर कहीं मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें क्लिक करके देख लेना। हालांकि पूरे बेल्ट फ्रिक्शन में एक ही फॉर्मूला लगता है, वहां से देखना चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगता है? फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है बेल्ट फ्रिक्शन में, एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, या लिख भी देता हूँ। फॉर्मूला है T2 इज इक्वल टू T1 ई की पावर में म्यू बीटा। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं T2 बाई T1 इज इक्वल, सेम ही है वो, राइट ना। सो T2 इज इक्वल टू T1 ई की पावर में म्यू बीटा। म्यू कौन है भाई साहब? म्यू है हमारे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो बड़े ही आराम से देख के मिल जाते हैं। बीटा कौन है? बीटा होता है हमारा एंगल, और वो एंगल किस फॉर्म में होता है? वो होता है रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। और ये एंगल क्या बताता है? ये एंगल बताता है कि जो आपका बेल्ट है ना, ये जो आपकी रोप है, वो कितने एंगल पे लग रही है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, अगर मैं एक रोप को पूरा इस पे टाई कर दूं तो एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं एकदम आधा ही टाई करूं तो एंगल हो गया 180 डिग्री का। और अगर मैं इसको कैसे लटका दूं, देखो कैसे बताएंगे इसको, हाँ ये ठीक रहेगा। अगर मैं किसी चीज को ऐसे लेके आ रहा हूं और यहाँ पे ऐसे लटका रहा हूं, है ना। सो किसी चीज को अगर मैं स्ट्रेट लाके यहाँ पे ऐसे लटका रहा हूं तो एंगल कितना आएगा? सिर्फ एक क्वार्टर का आएगा, करेक्ट। तो वो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा है। अगर मैंने पूरा एक टर्न मार दिया तो एंगल कितना होगा? 360 डिग्री का। तो बीटा मतलब 360 डिग्री। रेडियन में लिखते थे हम उसको 2 पाई रेडियन बोल देंगे। पाई का 3.14 होता है, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 3.14। अगर कैसा आया? स्ट्रेट आ रहा है आपके, ठीक है। तो 180 डिग्री का एंगल मैं यहाँ दिखाता हूँ, एक मिनट। ओके, सो ये आपका इस तरीके से पाइप है, ओके। और इस पाइप में अगर आपने पूरा एक टर्न मार दिया तो कितना? 360 डिग्री, ठीक है। ऐसे टर्न मार के आप चलेगा, ओके। अगर आप टर्न पूरा ना मार के, है ना, ऐसे, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा साफ करते हैं, थोड़ा साफ तरीके से दिखाते हैं, ओके। जनरली केस क्या होते हैं आपके, अभी ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है। सो मान लीजिए किसी चीज को हमने इस तरीके से एक बार फुल रोटेट करके ऐसे निकाला, पूरा पूरा 360 डिग्री, ठीक है। फिर अगर ये आपका पाइप है, किसी चीज को हमने ऐसे करके ऐसे निकाल लिया, तो अभी सिर्फ और सिर्फ एंगल कितना कवर होगा? आधा। पूरे में 300 तो आधे में कितना? 180। और इस तरीके से आपके पास कोई चीज है जो यहां से आके ऐसे चली गई, तो एंगल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इतना कवर होगा, ठीक है। वो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। समझ में आया? तो पूरा निकाला है तो 360, आधा निकाला तो 180, और सिर्फ यहां से यहां तक किया तो फिर 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। जैसे यहां से यहां तक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल, यहां से आता 90 डिग्री। अब इसी मास को अगर आप पूरा ऐसा निकाल देते, ठीक है, तो कितना बनता है? 180। और इसी को अगर ऐसे घुमा के निकाल देते पूरा, सॉरी, घुमा के निकाल देते पूरा, तो क्या बन जाता? एक टर्न पूरा हो जाता 360 डिग्री। अगेन जैसे मैंने कहा यार, ये एंगल बताना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वही इस पूरे क्वेश्चन का कोर था, एंगल, ओके, है ना। चलो, तो जैसे यहाँ देख रहे हो, यहां से यहाँ तक एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यहां से यहाँ तक एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी। हमें बीटा चाहिए रहता है रेडियंस के फॉर्म में, मतलब हम बोलेंगे इसको पाई रेडियन, बिकॉज 180 इज पाई। तो बीटा की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 3.14, ठीक है। अगर 360 हो तो 2 पॉइंट, तो 2 इंटू 3.14 हो जाता है। बीटा की वैल्यू सॉर्टेड है, म्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। T2 और T1 में T2 किसको लेते हैं, T1 किसको लेते हैं, बस वही देखना है, ठीक है। चलो, हमेशा बेल्ट के अलोंग जो चीज हैवी रहेगी वो T2 रहेगी, और जो कम रहेगी, मतलब जिसका वजन कम होगा, वो T1 रहेगा, ठीक है। नाउ एज पर द क्वेश्चन, अगर मेरा ये वाला वजन ज्यादा है तो ये T2 का वैल्यू लेगा। तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। कितना कॉस्ट कर रहा है एज पर दिस थिंग? mg करेगा 50 इंटू जी, और ये हो जाएगा T1। कब? अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है। और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो फिर ये T2 हो जाएगा और ये वाला T1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m फॉर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इमेजिन करो और समझो कि इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे फोर्स लग रहा है 50g का, और यहाँ पे फिर से फोर्स लग रहा है mg का। अब दो केस में इक्विलिब्रियम बन सकता है। पहला केस, पहले इमेजिन कर लो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? ये m की वैल्यू मुझे पता नहीं है। मान लो m की वैल्यू बहुत कम है, या फिर ये ब्लॉक है ही नहीं। अगर ये ब्लॉक है ही नहीं तो ये बहुत हैवी सा ब्लॉक क्या करेगा? पूरी तरह से नीचे खींच लेगा, ये रोप जो है वो पूरी तरह से नीचे चली जाएगी, ठीक है। फिर अब हमने क्या किया? अब हमने धीरे से इस ब्लॉक को ऐड कर दिया, और ये ब्लॉक बहुत हल्का है, तो अगेन ये पूरा नीचे खींच लेगा। फिर हमने क्या किया?
इसमें थोड़ा सा रोप में फ्रिक्शन ऐड कर दिया, इसको सरफेस को रफ बना दिया। तो अब ये जब नीचे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा। क्योंकि फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है तो मुझे मास को थोड़ा सा ही और बढ़ाना पड़ेगा और ये नीचे गिरने से रुक जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन क्या कर रहा था, मेरी हेल्प कर रहा था, इसको नीचे जाने से रोकना था, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा था। तो क्योंकि ऑलरेडी फ्रिक्शन फोर्स पीछे खींच रहा है तो मास की वैल्यू कम लगेगी, एंड दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। उस केस में T2 क्या होगा, ये T2 होगा और ये T1 होगा। क्यों? क्योंकि T2 हमेशा ज्यादा वाला होता है। तो ऑलरेडी यहाँ फ्रिक्शन मेरे सपोर्ट में है तो T1 की वैल्यू कम होगी, कम फोर्स लगाना पड़ेगा 50 को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो सिनेरियो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? सिनेरियो ऐसे बदलेगा कि आपका जो M है वो बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए। अब M हैवी हो जाएगा तो M जो है वो पूरी ताकत से नीचे पुश कर रहा होगा। तो अब फ्रिक्शन बोलेगा कि भाई तुम तो नीचे लेके चले इसे, है ना, तुम तो बहुत हैवी हो गए, तो हम अब तुम्हें अपोज करेंगे। तो फ्रिक्शन अब दोनों जगह इसको अपोज करेगा। तो जब फ्रिक्शन दोनों जगह अपोज करता है तो M की मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए रहती है, और M की वैल्यू इस वाले से डेफिनेटली बड़ी होगी। उस केस में हम इसको T2 लेंगे, इसको T1 लेंगे। ठीक है। और डिटेल एक्सप्लेनेशंस मैंने और दूसरे यूट्यूब वीडियोस में दे रखी है, फ्रिक्शन की लिंक दे दूंगा, जाके देखना, देख लेना। बट कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो ज्यादा हैवी है उसको T2 लेना, जो कम है उसको T1 लेना। कौन कितना हैवी है कैसे पता करेंगे? मैक्सिमम चाहिए, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो उस समय वो T2 हो जाएगा, उसकी वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए तो वो उस समय T1 हो जाएगा। इतना ही गेम है बस। ठीक है, चलो T2 इज इक्वल टू T1 की पावर म्यू बीटा। तो क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए, मुझे M को बड़ा बनाना पड़ेगा, M की वैल्यू T2 लेंगे हम, तो mg इज इक्वल टू 50g e की पावर म्यू इज 0.4 बीटा। बीटा जैसे मैंने बताया, अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही रॉड होती तो सिर्फ एंगल कितना था, 90 डिग्री का, क्योंकि ऐसे में एंगल 90 बनता है, हमने देखा था ना। ये पूरे में 360, आधा गया तो 180, ऐसे आ गया तो 90। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही आ गया तो 90, पूरा जाता तो फिर 180, कट हो जाता तो 360। ठीक है, चलो। तो क्योंकि इसने दो बार टर्न लिया है, एक बार टर्न यहाँ पर लिया, एक बार टर्न यहाँ पे लिया, तो यहाँ का भी फ्रिक्शन लगेगा। तो इतने एरिया 90 डिग्री के एंगल का भी फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, यहाँ वाले एरिया का भी फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। इसलिए टोटल 90 + 90 पूरे 180 डिग्री पे फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, सो उससे हिसाब से वैल्यू आएगी 3.14। ठीक है, इसको थोड़ा भी वेल फ्रिक्शन पता है ना, उसको पूरा समझ में आ गया होगा अभी। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 50 इंटू ई की पावर दिस थिंग। ये कैलकुलेटर पे हो जाता है और मैंने निकाल के रखा हुआ है, 1 मिनट। हाँ बस क्या हो, ओके, शायद नहीं मिल रहा है। 3.511। सो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 3.511 से निकाल लेना। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 175.56 न्यूटन। दिस हैज टू बी द मैक्सिमम वैल्यू। आई होप आपको चीजें इसमें समझ में आई होंगी। आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, चले जाओ कर लो। 2022 का जो पेपर था वो लगभग इसके सिमिलर ही था। ठीक है, अगर अब तक मैंने बना दिया होगा तो वो मिल जाएगा, नहीं तो ये भी काफी है रेफरेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि 22 और 19 में एकदम सेम पेपर आया था, 20 में थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे था, ज्यादा फर्क नहीं था। ठीक है, लेडर का क्वेश्चन वहां पे भी पूछा गया था लेकिन। ठीक है, सो पूरा पेपर लगभग सॉल्व हो चुका है। मुझे बताने में पता नहीं, ये वीडियो शायद 1.5-2 घंटे की बन गई होगी। ऐसा मत सोचना मुझे 2 घंटे लग रहे तो आप अकेले कैसे करोगे। मुझे सिखाने में लग रहे हैं भाई, तुम्हें लिखने में नहीं लगेगा इतना समय। ठीक है, चलिए। सो ये सफिशिएंट है। एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको चीजें क्या अच्छी लगी क्या नहीं। ठीक है, और इस टाइप की और चीजें चाहिए तो हम प्लान कर रहे हैं लाइव क्लासेस रखने का। तो जिसकी ऐसी सिचुएशन हो गई कि भाई कल का मैकेनिक्स या परसों का मैकेनिक्स, जब भी मैकेनिक्स है वो तो निपट रहा है, कोई दिक्कत मत लो टेंशन। अगले 4 यूनिट में ऐसे कराऊंगा कि कहीं से कहीं तक कुछ नहीं निपटेगा। तो आ जाना। लाइव क्लासेस भी एप्लीकेशन में होगी, अगर आप एक बार डाउनलोड कर देते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री लाइव सेशन से आओ, अटेंड करो, पढ़ो, निकलो। ठीक है, चलो, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।